वनस्पतियाँ। कल हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में जो मौसम होता है, और हमने आपको बताया था कि भारत में वर्षा के आधार पर ही वनस्पतियाँ, जीव जंतु और पशु पक्षी पाए जाते हैं। जहाँ पे वर्षा अधिक होती है वहाँ पे अलग तरीके की वनस्पतियाँ होती हैं, जहाँ पे वर्षा कम होती है वहाँ पे अलग तरीके की होती हैं, और जहाँ पे वर्षा बिल्कुल नहीं होती है वहाँ पे भी बिल्कुल, हाँ, झाड़ियाँ और कांटेदार बबूल वगैरह ये सब पाए जाते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारे भारत में किस क्षेत्र में कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और उन वनस्पतियों का क्या महत्व होता है। लिखिए थोड़ा सा इसमें, हेडिंग डाल लीजिए, भारत की वनस्पतियाँ। लिखिए, प्राकृतिक वनस्पतियों में, प्राकृतिक वनस्पतियों में वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं, वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की परोक्ष देखो एक शब्द आ गया, परोक्ष। इधर देखो भाई सब लोग, प्राची किसका विलोम है? परोक्ष किसका है? प्रत्यक्ष का। मैंने बताया था ना कि प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है। तो मुकार कहाँ चली गई? ठीक नहीं, क्लियर है ना? देखो ये ठीक है, जैसे अभी अगर हम अप्रत्यक्ष कहते तो आपको तुरंत आ जाता है अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष होता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें घुमा भी देता है। तो ये जो परोक्ष होता है ये प्रत्यक्ष का विलोम होता है, और परोक्ष का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष। क्या लिखें सेंटेंस? और प्रत्यक्ष सहायता के बिना उगते हैं, सहायता के बिना उगते हैं। और अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार अपने परिस्थितियों में ढाल लेते हैं। पैराग्राफ चेंज करिए। भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है, भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। भारत की वनस्पतियां, भारत की वनस्पतियां भी विविध प्रकार की हैं। विविध प्रकार की हैं। इन वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कई कारण होते हैं, जैसे जल,
तापमान, जल, तापमान, जल को वर्षा कर सकती हो, ठीक है, जल के आगे ठीक है, जल, तापमान, वर्षा ऐसे लिख लो, जल, तापमान, वर्षा, वायुदाब और समुद्र तल से ऊंचाइयां, समुद्र तल से ऊंचाइयां आदि प्रमुख हैं। भारत की वनस्पतियों को प्रमुख रूप से 5 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 हेडिंग रहेगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन, हेडिंग रहेगा, ठीक है। देखिए यह वनस्पति पश्चिमी घाट के सह्याद्री क्षेत्र, पश्चिमी घाट के सह्याद्री क्षेत्र तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, फिर कामा मेघालय क्षेत्र, कामा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में पाई जाती है। इन वनों की मुख्य विशेषता इनकी अधिक ऊंचाई तथा वृक्षों की समानता है, इन वृक्षों में ऊपरी सिरों पर इतनी शाखाएं होती हैं कि ये छाता का आकार ले लेती है, ये छाता का आकार ले लेती है।
इन वनों की लकड़ियाँ कठोर प्रकृति की होती हैं, कठोर प्रकृति की होती हैं। इनमें प्रमुख है महोगनी, इनमें प्रमुख है महोगनी, बांस, बेंत, सिनकोना, रबर, उल्लेखनीय है। इस क्षेत्र में घासें नहीं पाई जाती। ये वृक्ष शुष्क काल में भी अपनी पत्तियों को नहीं गिराते, तथा सदा हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक, देखिए ये इसमें एक चीज नई आई है, आप लोग पूछ नहीं रहे हैं। अभी हमने लिखवाया है सह्याद्री, लिखे हैं नहीं लिखे हो? सह्याद्री लिखा है ना, क्या है? हाँ, पूरे को नहीं लिखे। हाँ, जहाँ हमने बताया था कल कि पश्चिमी घाट बहुत बड़ा पर्वत है, पश्चिम में जो पश्चिमी घाट है वो पर्वत है, और उस पर्वत में एक तरफ वर्षा होती है, एक तरफ वर्षा नहीं होती है। ठीक, तो जहाँ पर वर्षा होती है उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? सह्याद्री। जो क्षेत्र उससे सूखा रहता है, मतलब कि वर्षा के क्षेत्र में नहीं आता है, जिसे हम लोग छाया क्षेत्र कहते हैं, उसको सह्याद्री नहीं कहते। जहाँ पर वर्षा होती है उसी को सह्याद्री कहा जाता है। तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वहीं पे पाए जाते हैं भारत में जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। हमने कल आपको बताया था वर्षा कहाँ कहाँ अधिक होती है। एक तो मेघालय वाले क्षेत्र में होती है जहाँ मासिना व चेरापूंजी है, एक पश्चिमी घाट में होती है, और अंडमान निकोबार में होती है, और लक्षद्वीप में होती है। यहाँ पर लगभग 200 से अधिक मिलीग्राम वर्षा होती है, 200 से अधिक। तो जहाँ सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र भारत के होते हैं वहाँ इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों की जो विशेषता है, ये बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, और ऊपर इनकी जो डालें होती हैं बिल्कुल इनके मतलब डाल पर्याप्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये पौधे छाता का आकार में बना लेती हैं। तो जब छाता का आकार में बना लेती हैं तो जो इन क्षेत्रों में घास नहीं पाई जाती। भाई सीधी सी बात है, जब वर्षा अधिक होगी नीचे पानी रहेगा तो घास नहीं पाई जाएगी। और इनके जो पौधे होते हैं
वह एक तरीके से व्यापारिक दृष्टि से इनका ज़्यादा महत्व होता है। जैसे महोगनी हो गया, सिनकोना हो गया। सिनकोना से का जो छाल होता है, सिनकोना के छाल से दवा बनाई जाती है मलेरिया और बुखार की। सिनकोना का जो पौधा है ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसका जो जन्म हुआ था ये दक्षिण अमेरिका में हुआ था। इसका जो जन्म हुआ था इस पौधे का दक्षिण अमेरिका में हुआ था। दक्षिण अमेरिका में भी वर्षा बहुत ज़्यादा, कुछ क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा पाई जाती है। अभी तो हम लोग भारत की बात कर रहे हैं, जब हम लोग विश्व पढ़ेंगे तब ये देखेंगे कि ये वाले, अभी तो हमने ये लिखवा दिया आपको और सिर्फ भारत की बात हम बता रहे हैं आपको, लेकिन ये जो विशेषता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन ये पूरे विश्व में पाए जाते हैं। तो अभी तो हमने आपको मेघालय लिखवा दिया, लक्षद्वीप लिखवा दिया और पश्चिमी घाट लिखवा दिया, लेकिन जब हम विश्व की बात करेंगे तो पूरे विश्व में कहाँ कहाँ वर्षा पाई जाती है उसकी बात होगी। तो ये दक्षिण अमेरिका से निकला हुआ पौधा है जिसका नाम है सिनकोना। ये व्यापारिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। इससे क्या करते हैं, इसके छालों से मलेरिया और बुखार की दवा बनाई। बांस भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। और एक बेत होता है, बेत जानते हो नहीं? बेत के पौधे से गोंद बनाई जाती है। बेत एक पौधा होता है जो बहुत लसादार होता है। उसके पौधे से छालों से, जो हम लोग जिसको गोंद जानते हो ना, लेई हम लोग जिसको कहते हैं, अब इसमें उसको गम कहा जाता है। ठीक है, कौन वाला गम लिखी तो उसके लिए कौन सा कम होगा? ऊपर नीचे वाला कौन सा कम होगा? दुख वाला कम होगा। ठीक है, तो लेकिन हम लोग लिखते क्या है, ऊपर वाले को लिखते हैं। देखो हिंदी में कहा जाता है कि हिंदी बहुत सरल है, लेकिन हिंदी से ज़्यादा कठिन कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब देखो कितना माइनर अंतर है इसमें। जैसे अगर आप स्पेलिंग बताओ इसका, शुरू को बता दूंगा, शुरू का क्यों जेड होगा? जेड क्यों होगा? तो ये मैं जे लिखा हूं ना, तो इसका क्या होगा? जे होगा ना। अब क्या होगा? अब जेड हो जाएगा। ठीक, देखो यही है कितना मतलब है कि एक एक चीजों में स्पेलिंग हमारी बदल जाती है फट से। तो अब देखिए, जैसे हमने आपको ये बताया बेंत और बांस, जो लोग बीएससी किए हुए वो थोड़ा हमको बताएं, जिसको पूछूंगा वही बताएगा। चलो स्वाति बताओ। जाइलम फ्लेम नाम तो सुनी हो, बता भी नहीं जाऊंगी, मुझे पता है। ठीक, बताओ क्या होता है ये? जाइलम जो होता है, हाँ, जड़ों द्वारा जो खनिज अवरोधन होता है उसको पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक, और जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो बनता है तो हाँ, उसको फ्लोएम। ठीक, बिल्कुल राइट, बैठ जाओ। इसको और कम शब्दों में कहा जाएगा तो जाइलम से पेड़ों को जल मिलता है, फ्लोएम से जड़ों पौधों को भोजन मिलता है। यही होगा ना, बहुत बेसिक चीज है। लेकिन अब यहाँ पे बात क्या आ गई कि मैं यहाँ पूछा क्यों आपसे कि जाइलम, चूंकि जब जड़ों से जाइलम के द्वारा जब पेड़ों को जल ज़्यादा मिलता है तो जाहिर सी बात विकसित होंगे, बड़े होंगे। यहाँ पर जहाँ 200 मिलीग्राम वर्षा होती है वहाँ पे पानी की कमी तो होती नहीं है, तो इसीलिए वहाँ के पौधे क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। और इनकी जो ये पत्तियाँ नहीं गिराते, ये हमेशा सदाबहार टाइप के रहते हैं और पत्तियाँ गिरती नहीं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सदाबहार वर्षा। मतलब हमेशा ये हरे भरे बन रहते हैं। हमारे यहाँ में जब गर्मी आती है तो पेड़ पौधे का बेचारे, जिससे हम लोग सुस्त हो जाते हैं, उसी तरीके से पेड़ पौधे भी क्या हो जाते हैं, बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं, इंतजार करते हैं कि अब पानी बरसे, पानी बरसे ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं पेड़ों को पानी डालते हैं जो हमको फल देते हैं, जैसे आम का हो गया, अमरूद का हो गया। ये नीम वगैरह कोई पूछता ही नहीं है, बेचारे ऐसे पड़े रहते हैं। और हम लोग अमरूद और आम इसलिए देते हैं कि अभी भाई अगर पानी नहीं देंगे तो अभी आम में बौर नहीं लगेगा, आम में बौर नहीं लगेगा तो उसको फिर हम लोग कैसे खाएंगे।
यही होता है ना, जबकि गर्मी में देखेंगे जितने भी पेड़ पौधे हैं, अगर यहाँ भी वही 200 मिलीग्राम वर्षा होती तो यहाँ भी इनको पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो पहले वाले में समझिए आप कि यहाँ पे जितने भी प्रकार के पौधे पाए जाते हैं या वन पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं, सब व्यापारिक दृष्टि से इनका महत्व होता है। चाहे वह बेत हो, चाहे महोगनी हो। महोगनी किसको कहते हैं? महोगनी किसको कहते हैं? महोगनी एक प्रकार का जंगली पेड़ होता है और जैसे चंदन की लकड़ी होती है उसी से मिलता जुलता होता है, तो ये बड़ा महंगा मिलता है। जैसे चंदन की लकड़ी बहुत महंगी मिलती है, उसी तरीके से एक पौधा होता है जिसको हम लोग कहते हैं लिप्टस, उसको शुद्ध ऐसे बोला जाता है। यूकेलिप्टस देखिए नहीं, आप लोग नहीं जानते हो? सफेदा पेड़ नहीं जानते जो बहुत बड़ा बड़ा होता है? इधर दिखता नहीं मुझे, बहुत ऊंचा, मतलब ये जो अशोक का पेड़, ये जो पेड़ लगा हुआ है वो मोटा मोटा होता है, बहुत सफेद, पूरा एकदम बहुत ऊंचाई तक, जैसे ताड़ का पेड़ होता है वैसे ही होता है। अरे बल्ली, ये क्या है? हाथ है ना, ये जब तक शरीर में जुड़ा है तब तक हाथ है, अगर इसको काट के फेंक दोगी तो ये हाथ नहीं कहा जाएगा। उस पेड़ का नाम पूछ रहा हूँ, कटने के बाद बल्ली होती है। जो जो तुम बल्ली बता रही हो वो कटने के बाद उसको बल्ली कहते हैं। वो जो उस पेड़ का नाम है यूकेलिप्टस, और इसको कहा जाता है, ये पौधों का शोक इसको कहा जाता है। ये पानी इतना ज़्यादा सोखता है, अभी आप यहाँ पर लगा दो, खेतों के डाँड़ पर लगा दीजिए तो खेत का जितना भी नमी होता है ये सब खींच लेता है। इसको पानी बहुत जरूरत पड़ती है। याद आ गया? कहीं ना कहीं होगा जरूर, मैं इधर देखा है ना, सफ़ेद होता है, बहुत ऊंचाई तक होता है। तो इसको पौधों का शोक कहा जाता है। ये जहाँ लग जाता है ना वहाँ का पानी सोख लेता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो लोग इसका व्यापार करने के लिए मतलब खेती करते हैं या लगाते हैं, इसको बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती जगह की। जैसे इतने दूर में ही 5-6 पेड़ लग जाएगा आराम से, क्योंकि फैलाव इसका होता नहीं है, ऊंचा ही जाता है केवल। तो लोग करते क्या है, जो लोग खेती नहीं कर पाते हैं या बेचने के लिए, इतने में क्या करेंगे, इसी को लगा देते हैं। जब जिसमें लगा देते हैं तो अगल बगल के जो लोग खेती करते हैं, खेत वाले, वो बेचारे परेशान रहते हैं, क्योंकि भाई चारों तरफ के खेत का पानी सो करके वो अपने लेता रहता है। तो या तो अपना ज़्यादा ही है तो पड़ोसी लोग करते क्या, तुम लगा रहे तो हम भी लगाएंगे। तो इस तरीके से तो एक होता है यूकेलिप्टस, इसको पौधों का शोक कहा जाता है। इसको इसलिए शोक कहा जाता है कि इसको पानी की नमी या पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। जहाँ पर ये लगता है ये अगल बगल के क्षेत्र को सोख लेता है, मतलब उनके पानी को, नमी को अपने अंदर ले लेता है। तो सामान्य भाषा में हम लोग इसको लिप्टस कहते हैं, सफेदा कहते हैं। ठीक, उसको काटने के बाद जब प्रयोग करते हैं तो उसको लोग बल्ली कहते हैं, जो लिंटर वगैरह लगाया जाता है। ठीक, चलिए आगे लिखिए दूसरा वाला। उष्णकटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती वन। लिखिए। अभी जब कोरोना आया था तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस पेड़ का छाल लोग पी रहे थे? गिलोय। इसका क्या पौधा होता है, पेड़ होता है? हम तो नहीं देखी हो। अच्छा, तो हाँ, तो जैसे कुछ जो पौधे, जैसे जो जंगली पौधे हैं या विदेशी पौधे कह लीजिए, वो उनका व्यापारिक दृष्टि से बड़ा महत्व, जैसे गिलोय वगैरह हो गई, क्या ये व्यापारिक पौधे माने जाएंगे। जैसे हमारा आपका नीम हो गया, कटहल हो गया, आम हो गया, केला हो गया, बबूल हो गया, ये सब व्यापारिक नहीं है, ये सब खाने वाले पौधे हैं।
ठीक, ये सब खाने वाले मतलब कि इनका उतना व्यापार नहीं होता है। लेकिन अब जैसे गिलोय हो गया, लिप्टस हो गया, आप एक पेड़ का आम बेचेंगे 200-500 पाएंगे, एक आप लिप्टस बेच देंगे तो 2-4-5 हज़ार मिल जाएगा आपको। तो व्यापारिक हुआ ना। चंदन की लकड़ी होगी जो कर्नाटक और वहाँ पे आंध्र प्रदेश का वहाँ पे की बॉर्डर पाई जाती है, वो कितनी महंगी बिकती है। तो ये जो विदेशी पौधे हैं, ये इनका व्यापारिक दृष्टि से महत्व ज़्यादा होता है और ज़्यादातर ये इसी में पाए जाते हैं। अभी देखिए इस वाले में देखेंगे नीम जो इफराद आपको मिलेगी, आम इफराद मिलेगा, अमरूद घर घर मिलेगा। तो कौन बेचेगा, कौन खरीदेगा? हमारे घर भी है, आपके घर भी है, तो कोई खरीदेगा? या तो आप पूरा भर के लेके जाइए वहाँ मंडी, तब बिकेगा। तो इन पौधों का आप देखेंगे सार्वभौमिकरण होता है, मतलब हर जगह पाए जाते हैं। और ये देखिए इनके शब्द से ही लग रहा है कि पर्णपाती वन, मतलब ये क्या करता है, एक समय के बाद अपने पत्तों को गिरा देते हैं और फिर उसमें नए पत्ते आते हैं। लिखिए थोड़ा सा। ऐसे वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। मानसूनी वन भी कहा जाता है। भारत के जिस भागों में वर्षा की मात्रा एक काम करना, थोड़ा सा ऊपर वाला जो पहले लिखा गया है उसमें कहीं पे ये लिख लेना कि 200 सेंटीमीटर से अधिक, जो वर्षा वाला मामला आता है, कहीं जहाँ जगह आपको लगे शुरू में ही वहाँ पे लिख लो, सह्याद्री जहाँ लिखी हो ना, वहीं कहीं जगह बना के 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। नहीं समझ आ रहा है? ऊपर जहाँ मैंने पहले दूसरी लाइन लिखवाया है, जहाँ पे सह्याद्री आया हुआ है, या वहीं कहीं आप 200 सेंटीमीटर से अधिक लिख लो। नेहा नहीं लिख पा रहा है, नेहा नहीं लिख पाई। चलो अभी लिख लेना उसको। अब लिखिए इसमें बेटा, क्या लिखिए सेंटेंस? हाँ, वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। 200 सेंटीमीटर तक होती है वहां इस प्रकार की वनस्पतियां देखी जाती हैं, पाई जाती हैं। वहां इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र में, देखिए पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र में, कामा शिवालिक श्रेणी के सहारे भावर तथा शिवालिक श्रेणी के सहारे भावर तथा तराई क्षेत्रों में, शिवालिक श्रेणी के सहारे भावर तथा तराई क्षेत्रों में विस्तृत है। इनमें सागौन, मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। सागौन मुख्य रूप से उल्लेखनीय है।
उत्तरी क्षेत्र में साल, उत्तरी क्षेत्र में साल, क्वेश्चन में सखुआ, सखुआ, प्रमुख है, प्रमुख है। इसके अलावा चंदन, चंदन, शीशम, आम, महुआ, आम, महुआ, नीम, त्रिफला, त्रिफला के बाद क्वेश्चन में लिख लेना त्रिफला किसको कहते हैं, त्रिफला किसको कहते हैं, क्वेश्चन में लिखिए। आंवला, हर्रे, बहेड़ा, ये कौन सा होता है भाई, आंवला, हर्रे, बहेड़ा, क्वेश्चन पाना, इसको क्या कहते हैं, त्रिफला। तथा खैर, खैर प्रमुख है। ये वन, ये वन न तो अधिक ऊंचाई वाले होते हैं, न तो बहुत ऊंचाई वाले होते हैं, और न ही बहुत संघनित होते हैं, न ही बहुत संघनित होते हैं। ये पौधे गर्मियों के प्रारंभ में, गर्मियों के प्रारंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यही कारण है कि इन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। ठीक, आप देखे होंगे कि भेड़, ठीक, भेड़ के बाल काटे जाते हैं ना, क्यों काटे जाते हैं? उनको हल्का महसूस हो, उनको जैसा गर्म। ठीक, तो ये पौधे अपनी पत्तियां क्यों गिराते हैं? दोनों देखो, दोनों का एक रिलेशन है, हम इसलिए पूछ रहे हैं। तो नया जरूरत क्या है? जैसे अगर कोई ये कहे कि इंसान मरेगा तो दूसरा पैदा होगा, तो इससे अच्छा इंसान मरे ही ना। अगर विकल्प होता कि मरने के लिए कुछ करना हो कि आदमी न मरे, तो कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन वो सिस्टम है कि आपको मरना ही है। उसी तरीके से ये सिस्टम है इनका। तो भेड़ का जो बाल होता है, आप देखेंगे कि
उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, भेड़ों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो उनका जो वह स्वतंत्र विकास नहीं हो पाता उस बाल की वजह से, मतलब उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता। इसलिए एक समय के बाद उनके बालों को काट दिया जाता है ताकि वो फ्री हो और उनका जो शारीरिक विकास है, क्योंकि वो जितना खाते पीते हैं सारा वो बाल में ही चला जाता है। ठीक, जैसे हम लोग कभी कभी कहा जाता है ना बाल कटवा लिया जाए, नहीं तो जितना आप खा रहे हैं सब बाल ही बढ़ता है। पत्तियां क्यों गिराती हैं? पौधे अपनी पत्तियां क्यों गिराते हैं? वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए। जो अभी हमने क्या पढ़ा बताया आपको, गर्मी के प्रारंभ में ये पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उसका कारण ये होता है कि अब जब अभी तक फरवरी मार्च तक गर्मी का प्रारंभ यही होता है, तक पौधे अपनी पत्तियां नहीं गिराते। क्यों? क्योंकि पौधों का जो वाष्पोत्सर्जन होता है वह जब टेम्परेचर हमारा बढ़ता है, जब धूप बढ़ती है तभी वाष्पीकृत होता है। भाई पानी अभी आप रखोगे, पूरे ठंडी में पानी आप एक कटोरी रख दो तो मुझे लगता है 2 महीना तक वो ऐसे ही रहेगा, थोड़ा बहुत कम होगा। लेकिन एक कटोरी पानी अभी आप मई जून में रख के चली जाओ घर पे, 2 दिन बाद आओगे सूख जाएगा। ठीक, इसका मतलब कि तापमान में पानी का वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। तो पौधे अपनी पत्तियां इसलिए गिरा देते हैं कि जब धूप बढ़ेगी तो हमारे पौधों में जितनी ताकत है, जितना वो 2 से 3 महीना 4 महीना खा पी के बनाए हैं, कि सूर्य भगवान जब अपना टेम्परेचर देंगे तो सब सोख लेंगे। इसीलिए करते क्या है, ये पत्ते गिरा देते हैं। तो डाल में तो सूखेंगे नहीं भाई, पत्तियां जो क्लोरोफिल होती है पत्तियों में, वही मुख्य होता है खाना बनाने में भी, ऊर्जा को ग्रहण करने में भी, ऑक्सीजन जो भी चीज़ें हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो खाना बनाया जाता है उसमें ऑक्सीजन और क्लोरोफिल, इसी क्लोरोफिल में पत्तियां जो जल का जो माध्यम से, जिस माध्यम से आता है जाइलम के द्वारा जो जल आता है, अगर पत्तियां हरी ना हो तो वो जल ऊपर पौधों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों का होना आवश्यक होता है। तो पत्तियां बड़ी चलाक रहती है, कहती हैं अच्छा ठीक है चलो हम अपना पत्ता ही गिरा देते हैं, अब क्या करोगे? तो फिर उनका जो वाष्पीकरण होता है वो मतलब ना के बराबर हो। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन उतने रेशियो से नहीं होता है जितने रेशियो से पत्ता रहने के बाद होता है। फिर धीरे धीरे पत्तियां आती हैं तो वो अलग की बात है। तो कारण में आप यही जानेंगे कि ये पौधे अपनी पत्तियां क्यों गिराते हैं, वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए, कि हमारी जो ताकत है, हमारी जो क्षमता है वो बनी रहे, इसलिए अपने पत्ते को गिरा देते हैं। और उसके बाद जब प्रक्रिया नॉर्मल हो जाती है तो 1-8 महीने 2 महीने बाद फिर पत्ते उसमें आ जाते हैं। तो पत्ते आने में भी समय लगता है, तो जब तक पत्ते पूर्ण नहीं हो जाते हैं, परिपूर्ण नहीं हो जाते हैं, तब तक ना तो खाना बना पाते हैं और ना तो जो है वो वाष्पीकृत हो पाते हैं। तब तक बरसात हो जाती है, फिर पानी ऊपर से बरसने लगता है, टेम्परेचर कम होने लगता है। इस तरह से हमारे पौधों का जीवन चलता है। क्योंकि ये पत्तियां अपना गिरा देती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पर्णपाती वन कहा जाता है। तीसरा लिखिए अगला। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें जो हमने आपको लिखाया कि कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं। एक तो हमने आपको लिखाया सागौन और साल को हम लोग थोड़ा से इसी को सकुआ कहा जाता है। ये दोनों लकड़ी बहुत कठोर होती है, इनका बड़ा आर्थिक महत्व है। ये जैसे ये सागौन पाया जाता है दक्षिण भारत में, उसी तरीके से ये जो साल होता है, सकुआ होता है, ये उत्तर भारत में पाया जाता है। मतलब हमने आपको लिखाया अभी कि 100 से 200 सेंटीमीटर की जो वर्षा है पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र में और हिमालय के शिवालिक के तराई और भाबर क्षेत्र। ठीक, तो जैसे हमने आपको शिवालिक का क्षेत्र ही वाला है, ठीक, ये हिमालय पर्वत हमारा हो गया, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। यही नीचे वाले हम लोग जब आएंगे तो इसी में भावर और तराई क्षेत्र होता है। इसी क्षेत्र में 100 से 150 की वर्षा होती है और ये जो साल या सकुआ है इसी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, और सकुआ की लकड़ी और सागौन की लकड़ी देखिए, जैसे बेड वगैरह बनाया जाता है, पलंग वगैरह बनाई जाती है, बड़ा मतलब कठोर माना जाता है, मजबूत माना जाता है। तो इसका व्यापारिक महत्व है, आर्थिक रूप से ये बहुत संपन्न होता है, बहुत महंगी लकड़ी बिकती है। जैसे हम लोग जब बेड वोड खरीदने जाते हैं ना तो सबसे पहले पूछते भैया किसकी बनी है? अरे भैया ठीक है, ये सकुआ या सागौन बताते हैं सब, भले नीम का बना हो, आप ले जाए 5 साल बाद टूट के खत्म हो जाए। तो ना तो भाई, इसीलिए लोग जब बेड वगैरह खरीदने जाते हैं तो
किसी जानकार को लेके जाते हैं, वो ठोक में जाके देखते हैं कि अच्छा पता नहीं कैसे निकालते हैं कि खट से बोलेगा तो ये लकड़ी, टक से बोलेगा तो ये लकड़ी, ठीक, उनको पता है। तो दुकानदार आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। हम आप जाएंगे, फिनिशिंग रहेगी, ऊपर से वो संगमरमर लगा देंगे, हमें लगेगा बहुत बढ़िया लकड़ी है। और जैसे आप ले आएंगे घर पे 2 साल यूज करेंगे, एक पल्ला इधर हो जाएगा, एक पल्ला उधर हो जाएगा। लेकिन अगर ओरिजिनल सागवान और सखुआ रहेगा तो आधी ज़िंदगी तो बीत जाती है, मतलब फिर आपको पलंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब वो इतना पर्याप्त रहेगा कि 20 से 25 साल चलना उसका लगभग तय रहता है। लेकिन अभी और जो लकड़ी होती है, अगर उसका हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं तो बहुत तरीके का घुन होता है, ये होता है, टूट जाएगा, पटक देंगे फूट जाएगा। तो इसीलिए ये आर्थिक रूप से देखिए, जो तो मजाक की बात है, ध्यान आपको यह रखना है कि अगर पूछता है कि इस वाले क्षेत्र में, या पूछ देगा कि कभी कभी ऐसे कि कौन सी लकड़ी है, कौन सा पेड़ या पौधा है जिसका आर्थिक रूप से महत्व है, ये पूछता है इस तरीके से, इसलिए बता रहे हैं। तो सागौन और सखुआ, साल भी दे सकता है। तो साल एक थोड़ा से व्यवहारिक शब्द नहीं लग रहा, मुझे लगता है अगर हम साल बताते तो आप नहीं समझ पाते। सखुआ सब लोगों ने सुना हुआ है। अच्छा, तो ये इसका आर्थिक रूप से महत्व, ये बाकी जो और हमने आपको बताया जिसका आर्थिक महत्व नहीं है, हम लोग खाने पीने के लिए रखते हैं। महुआ का पेड़ भी लगभग अब खत्म हो रहा है। तुम्हारे यहाँ है तो ठीक, अगली बार जब उसका वो कब गिरता है, जब गेहूँ कटता है। तो शिवानी तुम याद रखना, अभी तो तुम लोग पढ़े हुए ना, अभी तो पहले सेमेस्टर में हो, तो जब गेहूँ गिरेगा, महुआ तुम्हारे जब रहेगा तो बनवा के ले आना, जो भी बोला जाता है, ठीक है। खाने में अच्छा लगता है, बोला तो हर जगह अलग अलग जाता है। हमारे यहाँ कुछ बोला जाता है, आपके यहाँ कुछ बोला। अच्छा, हरे का भी कुछ बनता है क्या? जब पकने के बाद जब गिरता है उसके बाद, हाँ वही। अच्छा, वो उसका जो भी कुछ बने, चाहे हरा कच्चा, ठीक है। शिवानी तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी याद दिलवाना और रात कर ले हम। चलो, तो ये जो हम लोग जिसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो वो एक तरीके से उनका आर्थिक उतना महत्व नहीं होता। जैसे हमने आपको आम लिखवा दिया, ठीक, महुआ हो गया, नीम हो गया, और त्रिफला में आंवला। पूरे उत्तर प्रदेश में आंवला सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? प्रतापगढ़ में, ठीक। और भांग, हाँ, नहीं देखो, गांजा की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? गाजीपुर। ये तुम लोग जानते रहो कम से कम, कौन सा प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? इलाहाबाद क्यों प्रसिद्ध है? अमरूद के लिए, ठीक। जौनपुर क्यों प्रसिद्ध है? बताओ भाई, जौनपुर क्या प्रसिद्ध है? जौनपुर में 3 चीज प्रसिद्ध है। और तथाकथित कहा जाता है मक्कारी। जौनपुर वालों में कोई भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये 2 प्रसिद्ध था, तीसरा लोग उसे जोड़ दिए, तो हम भी आपको जोड़ बता दिए, तीनों मत से है। तो वहाँ की अगर मूली आप देख लोगे तो उठा नहीं पाओगे तुम लोग, एक लोग तो नहीं उठा पाओगे। मतलब हाँ सही बता रहे हैं। जो कुछ एरिया है, मतलब हर जगह नहीं होता, कुछ एरिया है, हम एक जमीठा गांव पड़ता है, वहाँ जाओगे तो मतलब तुम लोग से ज़्यादा हाइट है भी, मतलब एक लोग नहीं ले जा पाओगे। तो 2-3 लोग मिलोगे तो एक उठा के ले जाओगे। तो होता है जो भी चीज़ें हैं। तो ये क्या है, जैसे ये हो गया, और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले कुछ न कुछ के लिए प्रसिद्ध है, चाहे वह बनारस हो, इलाहाबाद हो, कोई भी हो। तो आंवला जो है, त्रिफला की जो बात कर रहे थे, त्रिफला ना, इसमें आंवला था, हर्रे, और कौन सा बहेड़ा क्या होता है? रुको मुझे थोड़ा सा
ये एक आयुर्वेदिक पौधा है जो जड़ी बूटी में काम आता है, ठीक है, मतलब कि हो गया दवा ववा बनाने में काम आता होगा। तो त्रिफला में लेकिन याद रखना, आप लोग कभी कभी पूछता है कि त्रिफला में कौन सा पौधा आता है या पौधे का कौन सा नहीं आता है। तो आता है हमें क्या है, आंवला, हर्रे, बहेड़ा, और एक लास्ट में हमने आपको खैर लिखवाया है। खैरा है, खैर है, क्या है खैर, ये क्या होता है बताओ बताओ, खैर क्या होता है? पान खाई हो? पान खाई हो नहीं? कभी नहीं? शादी में भी नहीं? उसका अपना जीवन है, हम लोग अपने जीवन में चले, ठीक है। अगर तुम लोग शादी में पान नहीं खाई तो फिर शादी में जाती क्यों हो? देखो चलो, खैर मतलब होता है कत्था, जानते हो कत्था? पान में जो कत्था लगाया जाता है जिससे मुंह लाल होता है। और कभी कभी आप देखेंगे कि अब तो नहीं दिखता, हम छोटे छोटे थे तो दिखता था, हमारे यहाँ रेलवे लाइन है तो उसके जो पेड़ हैं वो इतने बड़े बड़े, तो उसको पांचाली कहा जाता था, मतलब पेड़ नहीं, छोटा पौधा कहेंगे, पेड़ नहीं कहेंगे। उसकी पत्तियों को हम लोग मतलब नोच नोच के हम लोग खाते थे, ऐसे ही पूरा मुंह लाल हो जाता था। तो वो मतलब उसी कत्थे का, एक कत्थे की प्रजाति का ही था, कत्था नहीं था वो। बाद में कुछ पान की दुकान वाले उसको ले जाके पीस पीस से कत्था बनाने लगे। तो ये उसी टाइप का एक पौधा होता है जो खैर जिसको हम लोग कहते हैं, ये कत्था होता है। जो कत्था पान में लगाया जाता है, ये पौधे को चाहे उसका छाल हो, पत्ती हो, ले आकर के उसको जैसे भी सुखा करके उसमें कत्था बनाते हैं। तो जिसको सुखा करके, बहुत शुभ चीज़ होता है। पान खाने से एक तो आपके दांत मजबूत हो जाएंगे, दूसरे आपके पेट में कोई कीड़े मकोड़े उस तरफ के होंगे जो नुकसान वाले होंगे, वो भी लोग बताते हैं मर जाते हैं। तो ऐसे नहीं तो शादी वादी में तो खा सकती है, नहीं दुकान से खरीद मत खाया करो। शादी वादी में घर जा रहे हो तो चोरी से खा के मुंह धो दो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, चलिए अगला वाला लिखिए। हम यहाँ देखो नहीं खाते, लेकिन मैं जब घर जाता हूँ, जौनपुर जब जाता हूँ, यहाँ की लाइफ अलग है और घर की अलग है। यहाँ थोड़ा से उस हिसाब से रहना पड़ता है, प्रोफेशन के हिसाब से। वहाँ बिल्कुल कोई हिसाब किताब नहीं, चाहे पान खा लो चाहे कुछ खा लो। तो हमारे यहाँ घर पे शादी वादी पड़ती है तो मैं लगातार पान खाता हूँ, मतलब ख़त्म नहीं होता, मुँह में हमेशा लगे रहता हूँ। तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, देखो पान खाना कोई ख़राब आदत नहीं है। अगर आप कोई चीज़ साल में एक बार कर रहे हैं या तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चोरी से रोज़ कर रहे हैं तो वो खराब आदत है, ठीक। तो ये और बात अगर पान की है तो पान खराब नहीं, आप भी खा सकते हो, हम भी खा सकते हैं। वो एक तरीके से ठीक हो, पेट के लिए, मुंह के लिए सही हो या ना हो, लेकिन लोग खाते हैं तो हम आप भी खाते हैं। इस तरीके से लिखिए, अगला लिखिए। तीसरा, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। लिखिए, ऐसे वृक्ष उन भागों में बहुत पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा 70 से 100 सेंटीमीटर
तक होती है, 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। जलवायु और जल की कमी के कारण इन क्षेत्रों में ऊंचे वृक्ष का अभाव रहता है, ऊंचे वृक्ष का अभाव रहता है। ये वृक्ष उत्तर प्रदेश के कुछ भागों, बिहार के कुछ भागों तथा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ भागों में पाए जाते हैं। इन पौधों के बीच में छोटी छोटी झाड़ियां उगाती हैं। इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वाले वन ही उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वाले वन ही पाए जाते हैं। लिख के बता रहे हैं। बस इसमें होता यह है कि इन क्षेत्रों में पेड़ों के बीच छोटी छोटी झाड़ियां उग आती हैं, ठीक। देखिए इसमें क्या है, जो ये शुष्क वाले हैं इसमें कोई अलग से जो पौधे नहीं पाए जाते, बस जो पौधे ऊपर वाले में पाए जाते हैं पर्णपाती वन में वही इसमें पाए जाते हैं। बस अंतर यही होता है कि इन पौधों के बीच में झाड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं, लेकिन इन पौधों के बीच में झाड़ियाँ उगाती हैं। ठीक, तो ये दोनों में लगभग पौधे कुछ एक आगे पीछे होंगे, अलग की बात है, लेकिन जो पेड़ पौधे जहाँ पाए जाते हैं
वही पेड़ पौधे इसमें पाए जाते हैं। बस अंतर यही होता है कि इस वाले विशेषता में उन पेड़ पौधों के बीच में झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अगला लिखिए, कटीले वन। कटीले वन लिखिए, ये वन उन क्षेत्रों तक सीमित है, ये वन उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां पर वर्षा की मात्रा वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है, 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इनमें कांटेदार बौने वन, कांटेदार बौने वन बौने वन नहीं, बौने वृक्ष, बौने वृक्ष और झाड़ियां पाई जाती हैं। बबूल, बबूल, खजूर, खजूर, किंकर, ये सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में झाड़ियां पाई जाती हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में झाड़ियां पाई जाती हैं। वृक्षों व झाड़ियों की जड़ें, वृक्षों व झाड़ियों की जड़ें गहरी होती हैं, और इनमें बड़े बड़े कांटे पाए जाते हैं, इनमें बड़े बड़े कांटे पाए जाते हैं। ये वन अधिकतर, ये वन अधिकतर राजस्थान में तथा पंजाब व कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इसका समझ में आया मामला? जैसे ये कह रहा है कि जो जहाँ पे सामान्य वर्षा होती है वहाँ पे तो थोड़े से बड़े पौधे जैसे बबूल वगैरह पाए जाते हैं, किंकर वगैरह पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पे
चूँकि वर्षा की मात्रा हमने क्या बताया आपको 70 सेंटीमीटर से कम, तो जहाँ पे और वर्षा कम होती है वहाँ पे सिर्फ झाड़ियाँ पाई जाती हैं। झाड़ियाँ, छोटी छोटी झाड़ियाँ, उनकी जड़ें मजबूत होती हैं और ये कटीले होते हैं, मतलब इसमें कांटे लगे रहते हैं। ये उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। तो वर्षा कहाँ कम होती है? राजस्थान में। तो पूरे राजस्थान में वर्षा कम होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर वर्षा और कम होती है। जैसे अब अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है? हमारे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एरिया पानी के लिए हमेशा तरसता है, क्योंकि वहाँ पर ये उत्तर प्रदेश का वही क्षेत्र आता है। आप जाएंगे तो यहाँ पर कहेंगे, पूछेंगे भैया कितना जमीन आपके पास है, कहीं कहेंगे 300 बीघा। 300 बीघा तो क्या क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, बस 10 बिस्सा बोलते हैं, उसमें बाकी में कुछ होता ही नहीं है। ठीक, कारण क्या है? कंकड़ है, पत्थर है, पानी का साधन नहीं है। हमारे यहाँ कितना है? 2 बीघा। हम लोग दूसरे का डांड काट के भी बोल लेते हैं ना, क्यों? क्योंकि पता है कि डांड में भी कुछ भी निकलेगा, वहाँ क्यों डांड काटेंगे? जाओ तुम पूरा मेरा खेत जोत डालो, कुछ नहीं होना है। तो होता क्या है कि जैसे हमने आपको जो राजस्थान की एरिया है वहाँ पर अधिक क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे राज्य से, हमने उदाहरण आपको बता दिया। पंजाब को कहा जाता है बहुत विकसित राज्य है, वहाँ गेहूँ चावल बहुत पर्याप्त होता है, लेकिन वहाँ का भी कुछ क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो ये पूरे भारत में हर राज्य की ऐसी स्थिति है कि कुछ ऐसे क्षेत्र बचे रहते हैं जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। अभी आप जाएंगे बुंदेलखंड की कहानी ये है कि अभी भी वहाँ कुआं चलता है और कुआं से लोग पानी मतलब खींच के ले आते हैं। मतलब पानी की इतनी दुर्दशा वहाँ पर है कि अगर वहाँ पे नदी उदी सूख जाए तो शायद वहाँ के पानी की बहुत अकाल पड़ जाए। अब उसका कुछ मामला होगा। और वहाँ की जो ज़मीनें हैं कंकरीली है, पत्थर है, तो वहाँ पर बहुत कुछ होगा। जो चना होता है अरहर हो जाएगा, जो बिना मतलब जैसे कहीं गिरा दो, जो इनको ना पानी की ज़रूरत है, ना आपको जाने की ज़रूरत है, ना खाद मिट्टी की ज़रूरत है। आज गिरा के चले जाइए, 3 महीने बाद जाएंगे तो उसमें आपको अरहर ऐसे तो होता है ना, अरहर में कुछ करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, जिस खेत में कोई साधन नहीं रहता है वहाँ हम लोग यही सोच के बोलते हैं कि इसको अच्छा अरहर बो दो, ना वहाँ पानी की ज़रूरत है, बस बो के चले जाइए, फिर काटने जाइए आप। तो ऐसे क्षेत्रों में गेहूँ अगर आप बो देंगे, धान लगा देंगे, पता लगेगा कि आज भरेंगे कल फिर भरेंगे। जितना पानी यहाँ वो देते हैं कि एक बार भर देते हैं अपने खेत को, तो 1 महीना 15 दिन 20 दिन के बाद ही पानी की जरूरत पड़ती है। वहाँ भर के आप घर पहुँचेंगे, फिर ये होगा कि फिर चलना भरने के लिए। तो ऐसी खेती क्या मतलब है? वो चाहे 300 बीघा हो, चाहे 3000 बीघा हो, हम लोग का 3 बीघा ही पर्याप्त है, जो चाहो वो बो डालो। तो ऐसी जगहों पर हमारे यहाँ जो बुंदेलखंड, पूर्वांचल हमारे यहाँ का सबसे मतलब अच्छी एरिया में आता है। पूर्वांचल मतलब ये एरिया जो हम लोग पकड़ चलेंगे, पूरे पूर्वांचल को लेके जाएंगे, जब हम लोग हिमालय के तराई नेपाल तक जब चले जाएंगे, मतलब गोरखपुर, बस्ती, श्रावस्ती, महाराजगंज, गोंडा, देवरिया और मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, ये सारे किस पे आएंगे? पूर्वांचल में। यहाँ देखेंगे किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ से ये चीज़ कमी है, नौकरी की कमी है। ठीक, अभी इधर नौकरी की कमी है। अभी सरकार ने कल पेपर निकाल दिया कि इस बार टीटी का फार्म 1700 रुपये का रहेगा। कितना? 1700 टीटी का। सबसे पहले टीटी का फार्म आया था 300, फिर हुआ 400, फिर हुआ 600, आएगा 1700। ठीक, हमारे यहाँ बस इसी कमी है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं भर पाएंगे। भाई भरना एक अलग की बात है, लेकिन 1700 रुपये बहुत होता है। तो जो काम 300 में होता था वो 1700 में होगा। तो संपन्नता में अगर हम देखेंगे तो पश्चिम भारत हमारे यहाँ के जो पश्चिमी भारत है वो सबसे विकसित क्षेत्र में आता है। उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित एरिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे कि दिल्ली से सटा हुआ है, उधर आपका हरियाणा सटा हुआ है, तो वहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। जैसे हम लोग करते क्या है कि अभी अगर हमारे यहाँ पे नौकरी कहीं बात आएगी तो हम लोग कहेंगे कि वो कहेगा कि मुझे 10 लाख रुपये लगेगा, तो हम कहेंगे, हम लोग सोचेंगे अरे इतना पैसा, भैया देखिए थोड़ा कम कराइए, 9 लाख करा दीजिए। अब पश्चिम का कोई लड़का अगर आएगा
वो कहेगा 10 लाख लगेगा, वो कहेगा हम 15 लाख देंगे, कोई बार्गेनिंग नहीं, कहेगा हम 15 लाख आपको देंगे, हमारा आप कराइए। क्यों? उसको पता है, तो वहाँ जाएगा, आधा हिस्सा जमीन बेच देगा, 15 लाख पा जाएगा। हम लोग 2 बीघा बेचेंगे तब 10 लाख पाएंगे। भाई आप समझो मेरी बात। जैसे इलाहाबाद शहर में किसी जमीन अगर हो 1 बिस्सा और यहाँ पर हो 2 बीघा, उस वह 1 बिस्से का 50 लाख रुपए पा जाएगा, लेकिन यहाँ 2 बीघा बेचेंगे तो 200 लाख नहीं पाएंगे, हुआ ना। तो वहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री है, तो वहाँ की जमीन की कीमत बढ़ गई है, तो वहाँ की, तो वो लोग क्या है, शिक्षा नहीं है लेकिन धनाढ्य है। यहीं आप जाएंगे झूसी में एक न्याय नगर गाँव है, वहाँ मुझे लगता है कि यादव बहुत ज़्यादा है और सब के सब पागल है। पागल मतलब अशिक्षित, मतलब हमारा बताने मतलब क्या है, शहर के करीब है, पैसा बहुत है, घर और आप देखोगे 3 तल्ला 4 तल्ला शीशा उसा लगा पैक कराया है, लेकिन आप उससे बात करेंगे तो लग जाएगा एकदम बेवकूफ़ आदमी है ये, शिक्षा नहीं है। तो पैसे के मामले में बहुत उनके पास, लेकिन अगर बात अगर शिक्षा की आएगी तो हम आप उनसे तेज हैं या आगे हैं, तो पैसा बहुत है। बात वही है, अहमदाबाद पास किसी की जमीन हो, बेच दो, 2-4 गाड़ी एक साथ खरीद लेके चला आएगा। हम लोग पूरी जमीन बेचेंगे तो 1 आध गाड़ी खरीद पाएंगे। तो इसलिए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जैसे पश्चिम जो आता है आपका आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, ये सब एरिया, ये उत्तर प्रदेश के विकसित एरिया में आती है। धनाढ्य लोग ज़्यादा है लेकिन शिक्षा का महत्व कम है। हमारे यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है पूर्वांचल में, लेकिन लड़के लड़कियाँ सब BEd TET आपको मिलेंगे, जो नहीं है वो भी BTC में एडमिशन के लिए लाइन लगाए हैं। जिनका नहीं मन होगा बिपिन उनको भी करवा देंगे, नहीं करो PTC करो तो पास हो जाओगे। तो कुल मिला के हमारा जो बताने का मतलब है कि एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो पैसा आपके पास कितना भी होगा, अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो पैसा किसी काम का नहीं है। आप कुछ भी पहन के जाइए, कितनी भी लग्जरी गाड़ी चाहिए, किसी शिक्षित व्यक्ति से अगर आप 2 मिनट बात कर लेंगे तो तुरंत बता देगा कि ये आपका जो रंग ढंग दिख रहा है ये सब बनावटी है या मतलब खैरात मिला हुआ है, क्योंकि आपके पास शिक्षा नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप अपनी योग्यता से सब लिए नहीं है। या तो बाप के पैसे का होगा या तो बाप की संपत्ति बेच के होगा, आपका अपना नहीं है। लेकिन जो शिक्षित व्यक्ति होगा सामान्य चीज़ों में ही आपको उतने में ही वो कंफर्टेबल दिखाएगा, हाव भाव बहुत कम रहेगा। तो यहाँ मैं देख गया हूँ तो देखा पूरा लगभग वही है। कुछ जो लोग बाहर से आके घर बनवाए जैसे टीचर वगैरह हैं वो तो थोड़े सभ्य हैं, लेकिन जो वहाँ के लोकल है मतलब इतने असभ्य हैं कि मतलब गाय भैंस पालना, घर बहुत बड़े बड़े बने हैं लेकिन दूध बेचने वाला कम जरूर करेंगे। अब आप बतिया लोग एक बात पगड़ी उगड़ी बांध जैसे लगेगा अभी मार कर लेंगे भटाक से। तो ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये आपको धनाढ्य नहीं बनाता है, ये आपको पैसे से कोई आप विकसित नहीं बनेंगे। और हमें बताया ना कि पश्चिम में शिक्षा कम है लेकिन पैसा ज़्यादा है। पैसा क्यों ज़्यादा है? हमारे ज़मीन के बगल में फैक्ट्री लगी है, तो वह ज़मीन अगर हम बेचेंगे तो वहाँ आप कुछ भी कर सकते हो। आपकी ज़मीन में कुछ नहीं, खेत के चारों तरफ है, तो ये चीज़ है। तो यही होता है। पिछले बार ये बातें बहुत आई थी कि कोई 40 लाख रुपया देकर PCA से पूरी सिटी खरीद लिया था, कहा कि हम SDM बनेंगे, तो यहाँ से 30 लाख रुपया उससे मांगा गया था, वो कहा हम 40 लाख रुपया देंगे, कहा प्रीमियम सब हमारा कराएंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद ही अभी इंटरव्यू देते हैं तो कितना लग रहा है, इतना, अरे सर थोड़ा से 2 बार में ले लीजिए, 3 बार में ले लीजिए, इस तरह बात करते हैं। भाई करेंगे क्योंकि हमारे आप पास 10 लाख रखा थोड़ी है, हमें 1 हफ्ते का टाइम चाहिए, 10 दिन का टाइम चाहिए, इनसे लेंगे उनसे लेंगे तब तो होगा। वो भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मतलब एक सबकी बात हम बता रहे हैं। तो वहाँ क्या है, कुछ नहीं करना है, आप बस बताइए कब पहुँचाना है, गए वहाँ फटाक से बेचे लेके आए, दे दिया आपको। तो ये और वही कंडीशन आप बुंदेलखंड चले जाइए। आज भी बुंदेलखंड में आप जाएंगे तो वहाँ के लड़कियों को, महिलाओं को, मतलब आप सोचेंगे कि ये लोग मतलब क्यों जी रहे हैं। उनका बस काम ही वही है कि बस काम करना, खाना, सोना, बस इतना ही काम है। मतलब कि लाइफ स्टाइल कुछ भी किसी भी की नहीं है। और आप चलते जाएंगे अगर तो पूरा देखेंगे एकदम वीरान, ना कुछ, ना खेती होती है, कुछ भी नहीं। ज़मीन बहुत है लेकिन होता कुछ नहीं है। कारण क्या है? ये पानी नहीं, वर्षा नहीं हो रहा है। तो अब यही है, देख लीजिए, अगर वर्षा ना हो, नहर ना हो तो
खेती तो छोड़ो, सबसे पहले सब सूख जाएगा जो हैंड पाइप लगा हुआ है। अभी पहले तो कुआं था, उसके बाद क्या हुआ, हैंड पाइप लगा, फिर ट्यूबवेल लगा, ठीक, फिर वो मशीन लगी पंपिंग सेट जिसको कहते हैं। अभी समरसेबुल घर घर लग गया है। ठीक, हम लोग 1 लोटा पानी लेना रहा तो पहले बटन दबाते हैं, आप वहाँ से बटन दबा के वहाँ तक आओगे तब तक 10 लोटा पानी निकल गया रहता है। हम लोग कितना भरते हैं, 1 लोटा, फिर बंद करने जाओगे तो 10 लोटा और गया, आप यूज कितना कि 1 लोटा, और 10 दूनी 20 लोटा ऐसे चला गया। और जब कुआं से पानी खींचना पड़ता था तो बचा बचा के, तो होता क्या है कि अभी हमारे आपके यहाँ पानी इफराज है तो हम लोग इफराज यूज कर रहे हैं। जब इसकी कमी आएगी तब फिर समरसेबुल चलेगा ही नहीं, आप बटन दबा के अभी पानी ही नहीं निकलेगा, तो फिर वही कंडीशन हमारे यहाँ भी आ जाएगी। तो जो वर्षा होती है, जो ये हमारे क्षेत्र में वर्षा होती है, यह वर्षा चाहे वह पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हो, चाहे इंसान हो, चाहे खेती हो, सबके लिए अति महत्वपूर्ण होती है। अगर हम आप चाहें कि वर्षा न हो, हम लोग अपने पानी से सारा काम कर लें, वो संभव नहीं, वो चीज़ें नहीं आ पाएंगी। जो वर्षा के पानी से जो मतलब जमीन प्रफुल्लित होती है, जो शरीर प्रफुल्लित होती है, जो पेड़ पौधे प्रफुल्लित होते हैं, आप अगर सोचें कि उनको अलग से हम पानी डाल के प्रफुल्लित कर लें तो वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं। इसलिए वर्षा का होना बहुत ज़रूरी है, और वर्षा होने के लिए पेड़ का होना बहुत ज़रूरी है। पेड़ अगर नहीं रहेंगे तो जो बादल का संघनन होता है, भाई देखिए पेड़ करता क्या है, आपको ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ही सोख लेता है, ये करता है, इतना सबको पता होगा बेसिक चीज़। अब अगर पेड़ नहीं होगा तो 2 चीज़ें आएंगी, सबसे पहले हमें उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और दूसरा क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निकाल रहे हैं, चाहे वह व्यक्ति के द्वारा चाहे मशीन के द्वारा, वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा। जब वो ऊपर जाएगा तो बादल को संघनित नहीं होने देता है, मतलब बादल नहीं बनने देता है, तो भी वर्षा नहीं होगी। अगर पेड़ ज़्यादा होंगे तो वर्षा ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा, ध्वनि प्रदूषण कम होगा, हमको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगा। ये मतलब देखो, ये व्यवहारिक ज्ञान है, ये ज्ञान सबको होना चाहिए। मतलब ये पढ़ाई लिखाई से अलग की चीज़ें हैं। ये ज्ञान अगर सबके पास अभी रोड बनाने के चक्कर में, और देखिए कहा जाता है ना कि विज्ञान और विकास ये दोनों प्रकृति के विरोधी हैं। अगर विकास होगा तो प्रकृति का नुकसान होगा, विकास नहीं होगा तो प्रकृति अच्छा होगा। मतलब सड़क अगर बनेगी तो पेड़ पौधे काटे जाएंगे, तो इसका मतलब कि विकास हुआ समाज का, लेकिन हम लोगों ने प्रकृति का नुकसान किया। अब पेड़ पौधे बचे हैं तो सड़क नहीं बन पा रही है। तो कभी कभी ये लिखने के लिए आता है कि विकास और प्रकृति में विपरीत का संबंध है, इसको स्पष्ट करिए। ये निबंध लिखने के लिए आएगा, या शब्द लिखने के, हो सकता है आपके पूछ दिया, जैसे अभी एक पेपर आपका आएगा 4th सेमेस्टर में, शांति शिक्षा 4थे सेमेस्टर में आता है, उसमें ऐसे ही व्यवहारिक सवाल आते हैं कि धर्म और विज्ञान का क्या संबंध है, मानवता और मानवीय गुण क्या होते हैं। ये मतलब क्या होता है, आपके मतलब व्यवहारिक पेपर होते हैं ये मतलब उसका ये रहता है कि आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है कहाँ तक है, कितना व्यक्तित्व आपका सोच सकता है, पेड़ के बारे में आप क्या सोचते हैं, समाज के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये आगे सब आएगा आपके लिए। लिखिए, कंटिन्यूबल हो गया। एक लास्ट है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन, अभी आप लोग एक चैनल हमारा वो मिलने वाला है, ठीक है। अभी हम यहाँ से थोड़ा सा जो फोटो ले जाते हैं, अभी बनाया नहीं हूँ, और उसमें मैं अभी जो मैं UGC नेट की कोचिंग पढ़ाता हूँ और सोशियोलॉजी वालों को, ठीक है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ ऑनलाइन में एक चैनल बनाऊँगा, और तब मैं उसमें थोड़ा सा GS और मतलब ये तो चलेगा ही, और GS का भी उसमें करके, और आप लोग बताओ थोड़ा चैनल, तो इससे थोड़ा हट के रहेगा, थोड़ा हट मतलब थोड़ा और ज़्यादा रहेगा। भाई देखो, ये सब तो बेसिक है, ये तो रहेगा ही, और थोड़ा सा और अच्छा रहेगा और अपडेट रहेगा, बताएंगे। लिखिए, पर्वतीय वन, हिमालय प्रदेश के वन ऊंचाई के साथ साथ
ऊंचाई के साथ साथ बदल जाते हैं। हिमालय के पदीय भाग, हिमालय के पदीय भाग उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन से आच्छादित है, से आच्छादित है। और इससे अधिक ऊंचाई पर, इससे अधिक ऊंचाई पर उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनस्पतियां पाई जाती हैं, पर्वतीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। जहां पर ओक, चेस्टन, चीड़, के वृक्ष पाए जाते हैं। वहीं पर और ऊपर 1600 से 3300, 1600 से 3300 मीटर की ऊंचाई पर, शंकुधारी वनों की पेटी पाई जाती है। जिनमें चीड़, सीडर, देवदार, फर आदि वृक्ष मिलते हैं, इससे अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसमें केवल झाड़ियां और घास पाए जाते हैं।
एक शब्द में आपको लिखा है, कोई पूछ नहीं रहा है। पदीय क्षेत्र, पदीय क्षेत्र लिखा है ना, उसके आगे क्या है? उष्णकटिबंधीय। हाँ देखो, हमने आपको बताया था कि जो पदीय क्षेत्र है वो पर्वत का जो किनारे का क्षेत्र होता है। बताया था पर्वत पदी, मतलब पर्वत के नीचे का जो क्षेत्र होता है। अभी हमने आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपातीवन पढ़ाया, तो हमने बताया कि यह भावर और तराई क्षेत्र में पाया जाता है। ऐसे समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए जैसे आपका मान लीजिए कि हमारा हिमालय हो गया, ठीक है, ये पूरा, और नीचा नहीं करना है, ठीक। अब ये आपका हो गया कौन सा हिमालय? महान, और ये हो गया मध्य हिमालय, और ये हो गया शिवालिक। तो इसका मतलब हिमालय का क्षेत्र शिवालिक तक है। अब जो अगर हम कहें कि इसमें पदीय क्षेत्र कौन सा है, तो आप कहेंगे पर्वत जो नीचे का क्षेत्र होता है, मतलब ये भावर और तराई का जो क्षेत्र होगा उसे कहते हैं पदीय क्षेत्र। तो ये हो गया। दूसरा हमने कहा कि इसके ऊपर जैसे हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसी तरीके से वनस्पतियां और पौधों का विकास होता चला जाता है। लास्ट में हमने बताया कि यहाँ पर सिर्फ अल्पाइन और घास पाए जाते हैं। मतलब जब ऊपर आप चले जाएंगे, क्योंकि हिमालय का जो सबसे ऊपरी छोर है, माउंट एवरेस्ट, K2 गार्डविन या जो भी है, तो वहाँ पर तो सिर्फ बर्फ ही आपको मिलेगी। तो वहाँ पे तो ना टेम्परेचर मिलेगा ना वायुदाब मिलेगा। हमने क्या बताया कि पेड़ पौधों और व्यक्ति के लिए 3-4 चीज़ों का होना अति आवश्यक है। वर्षा, जल, तापमान, वायुदाब, हमारे लिए भी और पौधों के लिए। इसमें अगर कोई ऐसी चीज़ें रहेंगी जो नहीं रहेंगी तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, हम लोग मतलब चेतन व्यक्ति हैं तो हम लोग समय के हिसाब से अपने को एडजस्ट कर लेंगे। भाई ठंडी पड़ेगी तो हम लोग जैकेट पहन लेंगे, 1 नहीं 2-3 पहन लेंगे। गर्मी आएगी तो हम लोग कूलर चला लेंगे। पौधे क्या करेंगे? उनके लिए तो अनुकूलित मौसम चाहिए ना। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के पौधे नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ घासें पाई जाती हैं और अल्पाइन पाए। अल्पाइन क्या होता है? काई जानते हैं? काई आप देखे होंगे कि कभी कोई जो बहुत पुराने गड्ढे होंगे या तालाब होंगे उसमें आप देखे होंगे कि वो कौन से पौधे उसको कहते हैं? लते। ये कौन सा पौधा होता है? ये यहाँ हम लोग आते हैं 3 जगह है। अच्छा ठीक है। जो फतुहा नाको मतलब, हाँ मतलब उधर से आने में लेफ्ट साइड में वहाँ पर है। हाँ, तो वहाँ पर ये उसी को जो उसमें काई पाई जाते हैं या जो भी आप कह सकते हो, उसी को क्या कहा जाता है? अल्पाइन कहते हैं। और बाकी वहाँ घासें उठ पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बर्फ है। और उसके नीचे हम लोग जब आएंगे तो वहाँ पर कोटधारी वन पाए जाते हैं। कोटधारी वन मतलब कि नुकीले वन होते हैं। इसमें क्या होता है? जो पौधे होते हैं वो नोखेदार टाइप में होते हैं, इसलिए इनको कोटधारी शंकुधारी वन कहा जाता है। और ये नीचे वाले क्षेत्र में पर्णपाती होता ही है। तो इस तरीके से देखिए हमारे भारत में जिस हिसाब से वर्षा होती है उसी हिसाब से वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो अब अगली टॉपिक इसमें रहेगी, वन से थोड़े क्वेश्चन और हैं।